नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मुगल पीरियड। ठीक है, एट लास्ट हम लोग का आ गया है टॉपिक मुगल पीरियड का। तो इस पे अब हम लोग देखेंगे। इसको दो पार्ट्स में करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर को देखेंगे। मोस्टली अकबर के पॉलिसीज ज़्यादा देखे जाएंगे क्योंकि बाबर और हुमायूं को ज़्यादा समय तक मिला नहीं था। मतलब कुछ कंसोलिडेट करने का कुछ समय नहीं मिला था। सो वी विल मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा डेडिकेटेड होगा अकबर की पॉलिसीज से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसका सेकंड पार्ट में हम लोग जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब को देख के फिनिश करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो बाबर की बैकग्राउंड हिस्ट्री है। फरगना का रूलर बनता है, फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर वो छोटी सी उम्र में बैठ जाता है। फिर काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। उज्बेक लोग बहुत कूट कूट के मारते हैं, गिरा गिरा के पटक पटक के बहुत मारते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी वहाँ पे पिटाई होने के बाद वो भागते 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 कैसे तो करके कहीं पे छुपा उपा फरगना के आसपास के रीजन में छुपा रहता है। हमेशा समरकंद के सपने देखता है, काबुल के सपने देखता है, लेकिन समरकंद तो कभी जीत नहीं पाता। खैर, इस तरीके से चीज़ें होती है। फिर उस पर राणा संगा जी इनविटेशन भेजते। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा संगा एंड अदर राजपूताना के जो रूलर्स थे उन लोग ने ऐसा सोचा कि भाई हम लोग को अब दिल्ली पे कब्जा करना चाहिए। तो उन लोग ने इसको इनविटेशन भेजा कि भाई कहाँ घूम रहा है, चला जा, इनविटेशन दे रहे हैं तो उसको आ जाए यहाँ पे, कुछ अटैक वटैक करके जा। तो इस तरीके से करके मतलब बुलाया गया। तो बाबर आता है 1526 के बाद। तो फर्स्ट उसकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें वो उसको हरा देता है। सेकंड उसके बाद वो अपना रुख करता है राणा सांगा के ही खिलाफ। क्यों? क्योंकि जब राणा सांगा के इसका ये इल्ज़ाम है अपने मतलब तुजुके बाबरी में लिखता है कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया बुलाया यहाँ पे अटैक करने के लिए, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो वो कभी अपना फोर्स लेके आया नहीं मेरी मदद के लिए। ठीक है, मतलब राणा ने कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाया, कोई भी फोर्स वगैरह इसको भेजा नहीं एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसने खानवा पे अटैक किया और क्या बोलते हैं गाजी की उपाधि ली और राणा सांगा को डिफीट भी किया। ठीक है, नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदेरी होता है जो कि उसके अगले साल होता है। तो ये कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं 26 में, फिर 27 में, 28 में, 29 में, ऐसे ये लड़ते ही जा रहा है कंटिन्यूसली। फिर 28 में मेदिनी नारी से लड़ता है। ये राजपूताना का मैं कहूँगा कि लास्ट इम्पॉर्टेंट पिलर था जिसको मतलब ये हरा देता है। ठीक है, इसके बाद से राजपूताना ये समझ जाता है कि भाई कोई बड़ी ताकत आई है तो उससे लड़ने के लिए हम लोग को कुछ और अलग तरीका करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। इसके बाद बैटल ऑफ घाघरा होता है। इसमें महमूद लोदी जो कि मतलब डिस्टेंट रिलेटिव रहता है आपका इब्राहिम लोदी का, तो वो सोचता है कि अब लोदी के मतलब इब्राहिम मर गया है तो उसके बाद का जो मतलब किसी उसका वारिस कौन है, तो मैं हूँ, मैं ही, मेरे परिवार का था वो, तो वो चला गया तो उसके बाद मैं ही हूँ। तो वो फिर लड़ने के लिए आता है बाबर से। बाबर उसको भी हरा देता है और दिल्ली के तख्त पे बैठा रहता है। ठीक है, 1530 में मतलब अगले साल इसकी कोई फाइट नहीं हो पाती और ये मर जाता है। ठीक है, लड़ाई नहीं हो पाई तो खाली बैठा था तो मरना ही समझ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है बाबर के एडवेंट का? तो इसने चार बाग सिस्टम लाया। चार बाग सिस्टम इसने प्रोमिनेंटली लाया और हर जगह पे इसने यूज़ किया। चार बाग सिस्टम क्या होता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट बनाओ तो उसके आसपास आप बाग बनाने वाले हो। ठीक है, ये ऐसा कुछ ऐसा बड़ा सा बाग रहेगा जिसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके डिवाइड किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो होगा वो भी चार बाग में, चार पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ये भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फिर यहाँ पे सामने भी ऐसे चार पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फिर उसके बाद इस तरफ भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसको कहा जाता है चार बाग सिस्टम। ओके, होप करता आप लोग समझ में आ रहा है। ये ऐसे ऐसे चार बाग कुछ ऐसे डिवाइड किए जाते हैं, तो हर जगह पे चार 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 बाग बनाए जाते ऐसा। ऐसा ये कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट डिराइव फ्रॉम कुरान इटसेल्फ, कि कुरान में ऐसा कहा गया कि जन्नत में ऐसे चार बाग हैं जिनके जो बीच के जो डिविजन्स हैं उनमें नदियाँ बह रही है। ठीक है, उसमें नदियाँ बह रही है, ठंडा पानी उसमें घूमता रहता है। ठीक है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है चार बाग का। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत में और संभात में ये क्या बोलते हैं मॉस्क वगैरह बनाता है। तुर्की बाबरी लिखता है इसको, इसने तुर्की में लिखा था। ठीक है, ये इसकी नेटिव लैंग्वेज थी तुर्की। ठीक है, तो तुर्की लैंग्वेज का यहीं पे लास्ट यूज़ होता है। तुर्की ये लिखता है बाबरनामा जिसको कहा था तुर्की बाबरी। और मसनवी के बारे में मुझे नहीं पता कि इसने लिखा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि इसने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, सम से ही हैज़ रिटन एंड सम क्वेश्चन द थिंग, दैट इज़ वाई मैं उसको बता नहीं रहा। तो यहाँ पे इसने तो ये वाला तो लिखा है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और ये सभी हिस्टोरियंस को पता है, लेकिन ये मसनवी के ऊपर भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट काबुल और कांधार इस समय पे आपके मुगल अम्पायर के हिस्सा बन जाते हैं। एंड
इसके वजह से एक्सटर्नल इन्वेजन से अगले 2 साल तक छुट्टी पा लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं होता मुगल एम्पायर के दौरान, ठीक है। इसने गन पाउडर के यूज़ को पॉपुलराइज किया था। बहुत लोग इसको कहते हैं कि इसने एडवेंट किया था, बट इतना इसने एडवेंट नहीं किया था। इससे पहले काफ़ी सारे वॉर्स वगैरह में गन पाउडर का यूज़ हो चुका था, बट वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं यूज़ किया गया था जैसा यहाँ पे यूज़ किया गया था, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि गन पाउडर का यूज़ जो है इसने प्रोमिनेंटली यूज़ करना स्टार्ट करा, ठीक है। नेक्स्ट, इसने इंडिया का फॉरेन ट्रेड मजबूत किया, ठीक है। वो सब ऑलरेडी चला था, ठीक है। नेक्स्ट, आपका मोड ऑफ वॉरफेयर इसने कुछ नए नए लाए जो कि सेंट्रल एशियन रीजन में यूज़ किए जाते थे, तो उसको यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने राणा सांगा और लोधी को हराने के बाद एक नया बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश किया, और नया पद सुल्तान को हटा के नया पद बादशाह, ठीक है। यही बाद में आगे चेंज होके बादशाह बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं की बात करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं बैठता है 1530 में। जैसे मैंने आपको बताया कि 1530 में बाबर डाइस एंड हुमायूं उसके जगह पे आ जाता है, और फिर उसके बाद से ये कंटिन्यूसली अपने कंसोलिडेशन के काम में लग जाता है। अलग अलग जगह पे लड़ाई करना, ये सब करके अफगान्स को हराता है, गुजरात तक फाइट करता है। वहाँ पे बहादुर शाह उसको हराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज चौसा होता है, और बैटल ऑफ कन्नौज होता है, ठीक है। 39 में चौसा होता है, फिर कन्नौज होता है, जिसमें शेर शाह सूरी इसको बुरी तरीके से हरा देता है, और ये भाग के ईरान चला जाता है, ठीक है। ईरान में ये मतलब 1555 तक रहता है, मतलब 1555 तक रहता है। और वहाँ से फिर ये नया एक क्या बोलते हैं रास्ता स्टार्ट करता है, और वापस से ये आता है मुगल एम्पायर के अंदर, और यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर 1555 के अंदर ये वापस से अटैक करता है, वापस से रीगेन करने की कोशिश करता है अपने अंपायर को, और रीगेन कर भी लेता है। सूर अंपायर जो रहता है उसके अंदर मैं आप लोग को अगर छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो ये 19 बाबा 1999 है, प्लीज़ पार्डन द प्रॉब्लम, ठीक है। 1540 में जब ये हार के भाग जाता है, यहाँ से ईरान भाग जाता है, तो 40 से लेके 45 तक, ठीक है, 40 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी राज करता है, और उसके बाद 45 से लेके 55 तक उसका बेटा रहता है, उसका वंशावली रहती है, वो राज करते हैं, ठीक है। तो वो सब इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो 55 में हुमायूं अपनी पूरी की ताकत वापस से लगाता है, और वो जो इनके मतलब सक्सेसर रहते हैं उनको हरा के वापस से गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। इसी मौज में वो वहाँ पे मतलब एक नई सिटी बनाता है, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाया रहता है। लाइब्रेरी में वो पढ़ने के लिए जाता है, और वहाँ से धड़ 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 गिर के सीढ़ियों पर से गिर के उसकी मौत हो जाती है। आई एम सॉरी, ऐसा मुझे हंसी आ रही, क्योंकि देयर वाज इंटरनल जोक जो मुझे बार बार जब ये इवेंट होता है तो मुझे बार बार ये जोक याद आता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो, कि किसी के मौत पे हंस रहा है, ऐसा शर्म नहीं आ रही है, ऐसे वैसे चीज़ें। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वो इंटरनल जोक को मेरे दिमाग में बार 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 आता है, और मुझे हंसी आ जाती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मॉस्क, इसने जमाली मॉस्क और ईसा खान का मॉस्क ये सब बनवाया दिल्ली में, आज भी है ऐसा का वैसा, ठीक है। अमीदा बानू बेगम, या कहीं कहीं पे हमीदा भी लिखा जाता है, ठीक है, हमीदा बानू बेगम, ठीक है, ने इसका हुमायूं टॉम, ये इसकी मतलब औरत इसकी पत्नी थी, और उन्होंने हुमायूं टॉम बनवाया, जो कि आज एक यूनेस्को साइट है, आप लोग जानते होंगे। और गुलबदन बेगम, ये इसकी बहन थी, उसने हुमायूं नामा नाम की बुक लिखी थी फारसी में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, इसके साथ ही मुगल पेंटिंग की शुरुआत होती है। हुमायूं जब ईरान में था, तो वहाँ पे मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद के पेंटिंग्स वगैरह को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब यहाँ पे आता है तो उन लोग को अपने साथ लेके आता है, चलो तुमको बाहर दिखाता हूँ, ऐसा करके लेके आता है, चल चल तुझे घुमा के लेके आता हूँ, ऐसे करके वो लेके चला आता है। हालांकि वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता, तो उसकी डेथ के बाद अब अकबर इसको और ज़्यादा प्रमोट करता है, और ये मतलब जेनिथ पे पहुंचता है आपके शाहजहां के जहांगीर के समय पर, ठीक। अकबर की बात करते हैं, तो अकबर 56 के अंदर 56 में आता है, और बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा के ये यहाँ पे क्या बोलते हैं दिल्ली के तख्त पे बैठता है, मुगल एम्पायर का नया किंग बन जाता है, ठीक है। हेमू कौन है, तो ये सूर एम्पायर का लास्ट वजीर रहता है, जो मतलब कंटिन्यू एक भी फाइट नहीं हारा था पूरे अपने लाइफ टाइम में, कोई भी फाइट नहीं हारा था, और धीरे धीरे करके सूर के वजीर से होते होते वो दिल्ली के तख्त पे बैठता और अपने आप को विक्रमादित्य हेमू करके घोषित करवाता है, ठीक है। ही इज द लास्ट विक्रमादित्य, ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट 56 से लेकर 60 तक ये बैरम खां, इसका रीजेंट रहता है, वो इसको सपोर्ट करता है, इसको मदद करता है, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे कर अटैक करो, वहाँ पे अटैक करो, इसके साथ संधि करो, उससे शादी करो, ये सब चीज़ें बैरम खां करवाता है। ठीक है, तो उस दौरान इसको इस रीजेंसी वाले पीरियड को कहा था नहीं, इसको नहीं, इसके बाद जो होता है उसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए मुझे याद आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि पेटीकोट गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बैरम खां को फिर बाद में ये भगा देता है, मतलब इसके खिलाफ भी कुछ षड्यंत्र वगैरह होता है और इसको ये यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी करता है अकबर, जो कि राणा प्रताप के अगेंस्ट होता है। वहाँ पे राणा सांगा के साथ किया गया था, अब यहाँ पे राणा प्रताप के साथ अकबर ने हल्दी घाटी का संग्राम किया और उसमें राणा प्रताप की हार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद से मतलब राजपूत रूलर्स लोग ये मान जाते हैं कि भाई इसके पुश्तैनी लोगों ने भी हराया था, अब ये भी हरा दिया, तो अब कुछ एक पावर आई है टू बी रिकॉन विद, तो जिसका हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इसने गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को हराता है और इसकी इसी युद्ध की लड़ाई के विजय की कममेरेशन में बुलंद दरवाज़ा बनाता है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में ये बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी ये सब एनलार्ज किया, ये सब कोई नहीं। आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ये अपने पूरे के पूरे एम्पायर को सूबास में, प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके हेड को सूबेदार ऐसे घोषित करवाता है। हर एक सूबा के अंदर दीवान, बख्शी, सदर, काजी, इन ये प्रोमिनेंट चार आपके क्या बोलते हैं ऑफिशियल्स हैं जो हर एक सूबा के अंदर रहेंगे। ठीक है, सबका अपना अपना काम डिसाइडेड है। सद्र है तो आपका रिलीजियस अफेयर्स है, काजी है तो जुडिशियल अफेयर्स है, बख्शी का फाइटिंग से रिलेटेड है, दीवान है तो आप लोग जानते हैं वो मुंशी दीवान वगैरह होते हैं तो वो है। ठीक है, डिवीजन ऑफ अंपायर जो है लैंड के बेसिस पे तीन बेसिस पे था, सेम जैसा आप लोग के दिल्ली सल्तनत में था वैसा का वैसा। जागीर वहाँ पे हम लोग ने इकता देखा था। ठीक है, इकता देखा था, वही सेम यहाँ पे जागीर हो जाएगा कि नोबल्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, सैलरीज वगैरह के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट है खालिसा, उसमें भी वहाँ पे भी खालसा लैंड था, यहाँ पे भी खालिसा लैंड है सेम। इनाम लैंड वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर फौजदार और अमल गुजार, ये दो इंपॉर्टेंट आपके क्या बोलते हैं पद थे। फौजदार, आज भी फौजदारी कानून आप लोग जानते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का इसका काम था। अमाल गुजार लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। आई एम सॉरी। नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा तोदरमल ने एक बहुत यूनिक नया बंदोबस्त सिस्टम, जब्ती सिस्टम जिसको कहा था, वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आया था। ठीक है, बाद में जब्ती सिस्टम को और अच्छा बना के और रिफॉर्म करके ये राजा तोदरमल ने इसको नया सिस्टम 10 साला सिस्टम, 10 साल में जो यूज़ किया जाए वो सिस्टम को कहा था 10 साला सिस्टम। क्या सिस्टम था, कैसा सिस्टम था, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स में इतना डिटेल में दे के रखा है कि ऐसा लग रहा है कि उनके पप्पा जी ने बना के छोड़ के गए हैं। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है, वो किसी काम का नहीं है, यूपीएससी कभी पूछने वाला नहीं, बस आप लोग को पता होना चाहिए 10 साला सिस्टम किसका था, जब्ती सिस्टम किसका था। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टम था उसका नाम है बटाई, या फिर इसको कहीं के गल्ला बख्शी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्टेट और पीजेंट दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि भाई आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो आपका प्रोड्यूस हुआ है, सपोज कीजिए कि आपका इस साल 100 क्विंटल अगर आपका मतलब प्रोडक्शन हुआ है, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड रखा है 70:30, मतलब जो फार्मर है वो 70% ले लेगा और 30% स्टेट ले लेगा, तो इसमें 30 kg चला जाएगा आपके स्टेट के पास। अगली बार अगर 1000 क्विंटल हुआ तो 300 उसके बाद चला जाएगा, 700 इसके बाद चला जाएगा। अगर 10 kg होगा तो 3 kg उसके बाद 7 kg, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम था जो उसमें प्रॉमिनेंट था, लेकिन जो मेन सिस्टम था 10 साला सिस्टम या जब्ती सिस्टम, यही प्रॉमिनेंटली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सब कहीं कहीं रीजन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नकस या कानकुत, ये एक और सिस्टम था जिसमें पीजेंट्स लोग जो पिछले समय पे या पिछले राजाओं के समय पे जो आपका पे करते थे, वही सिस्टम वापस से कॉपी पेस्ट कर लिया जाता। ठीक है, लैंड का कैटेगराइजेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी। फर्स्ट है पोलज, पोलज ऐसी लैंड होती थी जिसको हर साल कल्टीवेट किया जाता था। फिर पड़ती है जिसको एक साल कल्टीवेट किया गया, अगले साल इसे अनकल्टिवेटेड रख दिया गया, फिर उसको कल्टीवेट किया जाता था। चाचल लैंड 3 to 4 ईयर्स में एक बार ही उसको कल्टीवेट किया जाता था। बंजर लैंड 5 ईयर्स में एक बार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट
और जो आपका रेवेन्यू का जो पेमेंट किया जाता था वो जनरली कैश में ही मांगा जाता था। इसके अलावा कानूनगो एक हेरिडेटरी होल्डर ऑफ द लैंड होते थे। ये एक आज भी ये सिस्टम चला रहा है कि कानूनगो बनाया जाता है, हालांकि अभी ये हेरिडेटरी वगैरह नहीं होते, लेकिन वो उस समय पे ये हेरिडेटरी होल्डर ऑफ द लैंड होते थे। लैंड से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था वो ये करते थे विद द हेल्प ऑफ पटवारी। पटवारी की मदद से ये कानूनगो ये सब करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, करोड़ीस एक नए ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करता है अकबर अपने पूरे साम्राज्य के अंदर। मेरे ख्याल से 14 करोड़ीस को एस्टेब्लिश करता है, 14 या 20 करोड़ के 20 करोड़ीस को एस्टेब्लिश करता है। करोड़ीस का काम क्या होता है कि जिस रीजन को आपको दे दिया गया, मोस्टली एक पूरा का पूरा सूबा दिया जाता था, उसमें से आपको 1 करोड़ रुपए आपको वसूलने होते थे ऐसे रेवेन्यू, ठीक है। तो ये करोड़ीस इनको कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम जो कि अकबर के समय पे आया था, और इसके मतलब इसके ऊपर केस स्टडीज़ वगैरह बहुत रहती हैं, ये पढ़ाया वगैरह भी जाता है, और मतलब ये काफ़ी अच्छा पार्ट है आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, तो इसको पढ़ाया भी जाता है। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका सब्जेक्ट है वो मनसबदारी सिस्टम वगैरह पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हर एक ऑफिसर को मिलिट्री ऑफिसर्स की बात की जा रही है, इसमें जुडिशियल ऑफिसर नहीं होता, ओके। हर एक ऑफिसर को एक मनसब दिया जाता था, मतलब रैंक है, ठीक है, रैंक दिया था, मनसब दिया जाता था। ये जो रैंक है उसके अंदर ये वैल्यूज दिए जाते हैं। ये वैल्यूज साथ बताते थे कि भाई ये जो रैंक है वो कितना बड़ा कितना छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मनसबदार 300 जात या इससे बिलो है, मतलब जात क्या है, ये इसकी रैंक है, ठीक है, रैंक की वैल्यू बता रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम हम लोग को पढ़ना है, तो किलोग्राम क्या है, ये एक वैल्यू है, यूनिट है, ये इसको नापने का ये यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 500 जात है वो एक तरीके से यूनिट है, ओके। तो 500 जात होगा तो मतलब ये मनसबदार कहला जाएगा। उससे ऊपर जाएगा, 500 से 2500 तक जाएगा तो ये हो जाएगा आमिर। और अगर उससे भी ऊपर चला गया, 2500 के ऊपर चला गया जात, तो फिर ये अमीर उम्दा कहा जाता है, ठीक है। बाकी हर एक मनसब का जो आपको रैंक दिया जाता था वो उसके ऊपर हर उसके पीछे जात और सवाल दो वैल्यूज लगे होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति को एक मनसब दे दिया गया 500 का, ठीक है। तो 500 के पीछे ऑब्लिक में कुछ और लिखा होगा, ठीक है। सपोज कीजिए 2000 रुपये, 2000 लिखा गया, रुपए नहीं, 2000 लिखा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये तो आपकी जात है, मतलब ये आपका मनसब है, ये आपका वैल्यू है, ये रैंक है आपका, ठीक है। लेकिन ये जो दिया है ये सवारों की कैपेसिटी है, ये सवारों का नंबर है जो आपको मेंटेन करने हैं। मतलब आप 500 रैंक के ऑफिसर हो और आपको इतने घोड़े मेंटेन करने हैं, ठीक है, आपको इतने कैवलरी आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। प्लीज इग्नोर द डिस्टर्बेंस, आपको जो आ रहा होगा, ठीक है, प्लीज इग्नोर, ठीक है। तो 2000 जो है ये सवारों की कैपेसिटी है, मतलब आपको इतने सवार, इतने घोड़े आपको अपने साथ रखने हैं, ठीक है। तो दीज आर द सवार, ठीक है, सवार इनको कहा जाता है। तो ये जात हो गया, ये सवार हो गया, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जात आपका पर्सनल स्टेटस, सैलरी ऑफ द पर्सन बताता था। सवार ये इंडिकेट करता है कितने सवार आपको मेंटेन करने हैं। हर एक सवार के पीछे, मतलब ये 2000 लिखा हुआ है तो 4000 घोड़े आपको रखने पड़ते हैं, ठीक है, 4000 घोड़े रखने पड़ते थे, हर एक के लिए दो दो, ठीक है। ये हेरिडिटरी नहीं होता था, ठीक है, ये इसका सबसे अच्छी चीज था। और मनसबदार को हमेशा जागीर के रूप में पेमेंट की जाती थी, ठीक है, जागीर के रूप में, मतलब एक बार उसको कोई जागीर दे दी गई है तो उसको फिर रेवेन्यू देखना उसका वैसा वैसा। और अगर किसी को उसके घर की या उसके ओन रीजन की जागीर दी जाती थी तो उसको वतन जागीर कहा जाता, ठीक है, उसको वतन जागीर कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं तो अकबर ने जजिया को अबॉलिश कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया, फोर्सिबल कन्वर्शन का जो काम शुरू था, मतलब जिसको भी आप कैद में लेते थे उसको तुरंत ही पहले इस्लाम धर्म कबूल करवा देते थे, वो सब पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। इसके अलावा अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल व्यू सुन सुन के चीज़ें सीखता था। तो उसने क्या किया, इबादत खाना, एक हाउस ऑफ वर्शिप बनवाया फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रिलीजियस हेड्स वगैरह को बुलाता था डिस्कशन करने के लिए, और उनसे डिस्कशन करते करते वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता था, उनसे सीखता था कि मतलब क्या क्या सही है क्या गलत है, कितनी अच्छाइयाँ कितनी बुराइयाँ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब चीज़ें वो सीखता था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसको ये पता चल गया कि भाई जो भी हर एक रिलीजन में कुछ कुछ एसेंस जो है वो एकदम सेम है, हर एक चीज़ का मेन जो क्रक्स है वो एकदम सेम है। बाकी लोगों ने सब बस मतलब क्या कहते हैं कि अपने मर्जी का बना चुना के बेवजह के उसको हाइप करा के उसको गंदा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से उसने क्या किया, एक नया आइडिया निकाला सुलह कुल का, ठीक है। इसने एक नया एक सिस्टम निकाला कि भाई ये यूनिवर्सल पीस का एक सिस्टम है सुलह कुल, ठीक है।
ये एक आप कह सकते हैं कि फेथ है, ये एक सेक्ट बोल सकते हैं कि भाई इसको जो अपनाएगा वो हर एक के प्रति टॉलरेंस की भावना रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अबुल फजल ने इस सुलह कुल के आइडिया को और एनलार्ज करने में अकबर की मदद की, ठीक है। और काफ़ी सारे इससे रिलेटेड जो गवर्नेंस से वो सब थे। इनफैक्ट इसके जो क्या क्या थीम होगा, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, वो सब कुछ इसमें लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1582 अकबर ने दीन इलाही करके एक नया रिलीजन ही प्रोपोगेट कर दिया कि भाई अब बाकी सब छोड़, दीन इलाही करके मैंने एक नया रिलीजन प्रोपोगेट कर दिया है। और इस रिलीजन में जो भी आएगा वो सुलह कुल का ही फॉलोअर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा टोटल 15 ही फॉलोअर्स थे, जिसमें से बीरबल जी भी एक थे। लेकिन दीन इलाही जो है ज़बरदस्ती फोर्सिबली नहीं कन्वर्ट कराया गया था, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई ज़बरदस्ती बादशाह ने ये नहीं कहा कि सबको दीन इलाही में ट्रांसफॉर्म करा दो, ऐसा नहीं करवाया। जिसको आना था वो आ सकता, जिसको जाना था वो जा सकता, ठीक है। तो ये अकबर ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में झरोखा दर्शन एक कॉन्सेप्ट इसने लाया था। यह आपका एक ईरानियन सिस्टम था, वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कराया गया था झरोखा दर्शन, जिसमें क्या होता था, राजा सुबह नहा धो के तैयार व्यार होके पाउडर वगैरह लगा के आता था वहाँ पे झरोखे में, खिड़की में आके खड़ा होता था और आम प्रजा उसको देखती थी। तो इससे मतलब रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट बना हुआ है, इस तरीके से वो करता था, ठीक है। नेक्स्ट, बाद में औरंगजेब इसको सबको बंद कर देगा, ठीक है। कॉइनेज की बात करें तो इस समय अशरफिस या मोहर जो गोल्ड कॉइन्स होती थी वो मोस्ट प्रोमिनेंटली इंट्रोडक्शन में आ गई, इनको यूज करना चालू कर दिया गया, ठीक है। अकबर ने कॉइन्स के ऊपर इलाही इरा इंस्क्रिप्ट कराना स्टार्ट करा दिया, हिजरी इरा को बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसने पर्शियन पोइट्रीज जो कि रूलर्स को प्रेस करी है वो सब लिखवाना शुरू करवाया अपने कॉइन्स के ऊपर। आर्किटेक्चर की बात करें तो फतेहपुर सिकरी बहुत मतलब वो कहा जाता है फतेहपुर सिकरी सिकरी के बारे में कि अकबर ने विजुअलाइज किया और उसको वैसा का वैसा बनवा दिया, ठीक है, इस तरीके से। इसमें गुजराती स्टाइल, बंगाली स्टाइल, राजपूताना स्टाइल, ये सब कुछ स्टाइल वगैरह के बहुत सारे कभी आप लोगों को समय मिले तो वहाँ जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स बने हुए, घर बने हुए, बिल्डिंग्स बने हुए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बने हुए, ठीक है। इसमें इसने दीवाने आम, दीवाने खास बनाए, ये तो हर जगह बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसने जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली का। नेक्स्ट, इसके अलावा इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जैसे मैंने आप लोग बताया बुलंद दरवाज़ा इसने बनाया था गुजरात की विक्ट्री के बाद। तो इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया फतेहपुर सिकरी के अंदर। और इस बुलंद दरवाज़ा के अंदर इसने शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह बनवाई, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जोधाबाई का पैलेस है, पंचमहल का पैलेस है, जहांगीर पैलेस है, ऐसे बहुत सारे पैलेसेस वगैरह इसी फतेहपुर सिकरी के अंदर है। काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी मतलब वॉचेबल है, साइट सीइंग करने के लिए जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अकबर के समय पे ही हुमायूं का टॉम फाइनलाइज हुआ था और सबसे बड़ा मतलब डोम ऑफ मार्बल, इतना बड़ा मार्बल का डोम कभी यूज़ नहीं किया गया था भारत के अंदर, उतना बड़ा यहाँ पे करवाया गया, ठीक है। और इसी से कहा जाता है कि भाई इसके बाद ताजमहल में इसी डोम को देख के इंस्पिरेशन अडेप्ट किया गया और फिर इसको बनाया गया, ठीक है। अकबर की टॉम जो उसकी खुद की टॉम है वो सिकंदरा में, आगरा के पास सिकंदरा एक है वहाँ पे है, ठीक है। और इसको जहांगीर ने कंप्लीट करवाया था, स्टार्ट इसने करवाया था अपना और कंप्लीट इसने करवाया था, ठीक है। अकबर ने आगरा में आगरा का रेड फोर्ट बना था, ठीक है। रेड फोर्ट आपका दिल्ली वाला अलग है, आगरा का रेड फोर्ट अलग है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा है और मतलब काफ़ी बड़े रीजन में, आप लोग कभी वहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में आपका जहांगीर महल भी अलग से बनवाया गया है, इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस नाम पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट की बात करते हैं तो हमजनामा करके एक बुक बना इस समय मतलब पब्लिश कराई गई। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स की कलेक्शन, इसमें 1200 से ज़्यादा पेंटिंग्स है, छोटे छोटे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, वो मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह इसमें बहुत सारे बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इसी समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द पोर्चुगीज प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। जसवंत और दासवान ये आपके अकबर के समय बहुत ही प्रोमिनेंट पेंटर्स थे, ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल और अबुल फैजी जो थे ये कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे, तारिक उल अल्फी, उतबी नाजिर, ये सब कोर्ट पोएट्स हुआ करते, ठीक है। तुलसीदास ने इसी समय रामचरितमानस लिखा था, लेकिन किसी भी तरीके से अकबर के कोर्ट से जुड़े हुए नहीं थे, तो इसको आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके लिए ताकि आप लोग रिलेट कर पाए कि तुलसीदास किसके कंटेम्पररी थे, तो अकबर के कंटेम्पररी थे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वगैरह यूपीएससी पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट करने के लिए अलग से ट्रांसलेट डिपार्टमेंट, मकतब खाना ही बनवा दिया था, ठीक है। एक नया सा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवा दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का काम ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, इसने महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया, पर्शियन ट्रांसलेशन, जिसका नाम दिया गया रज़्मनामा, ठीक है। रज़्मनामा मतलब लड़ाई की किताब, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए इसको पर्शियन लिटरेचर का रिनाइजेंस काल कहा जाता है, ठीक है। रिनाइजेंस काल इसको अकबर के पीरियड को कहा जाता है, ठीक है। लास्टली आते हैं अकबर के नवरत्न। कभी पूछा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे था, ठीक है। तो बारी बारी से देख लेते हैं, सबके नाम ही देखने हैं, क्या करते थे वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अबुल फजल अकबर नामा इसने लिखी थी, आईने अकबरी और अकबर नामा का राइटर यही है। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, ये पोएट भी हुआ करता था और एक तरीके से इसका भाई भी था, ठीक है, इसका भाई भी था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बीरबल जी हैं। बीरबल जी के बारे में तो क्या बताऊं, सभी लोग को पता है, अकबर बीरबल की कहानियां फेमस है, ठीक है। और ये साथ ही साथ मेन कमांडर थे आपके कोर्ट के आर्मी के, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। राजा बीरबल को बहुत ही मतलब प्रेम करते थे आपके अकबर जी, वाकई में। इनफैक्ट जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी जब डेथ हुई थी, इनफैक्ट इनकी डेथ जो हुई थी वो इनके बेटे सलीम की वजह से हुई थी। तो अकबर बहुत रोए थे, ऐसा स्टोरी वगैरह है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है ठीक है। मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये आपके फॉस्टर ब्रदर हुआ करते थे अकबर के। फैज़ी, ये लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, साथ ही साथ फैज़ी अभी मैंने बताया था ये कोर्ट पोएट थे इनके, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल फजल भी आपके कोर्ट पोएट थे, ये दोनों भाई थे, ठीक है। फैज़ी और अब्दुल फजल दोनों भाई थे, ठीक है। राजा मानसिंह, ये मनसबदार थे साथ ही साथ, और मिलिट्री कमांडर भी थे इनके आपके अकबर के, ठीक है। राजा टोडरमल, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप लोग जानते ही हैं। इनको दीवान ए अशरफ करके इनको टाइटल दिया गया था। फरीकुद्दीन, ये आपके चीफ एडवाइजर्स में से थे आपके अकबर के। नेक्स्ट, लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तानसेन जी, जो कि कभी किंग रामचंद्र, ग्वालियर के राजा थे, उनके अधीन में काम करते थे, उनके यहाँ पे गाना वाना गाते थे, तो उनको इन्होंने नाम दिया था तानसेन का, सॉरी। उन्होंने, राजा रामचंद्र ने जो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने तानसेन इनको नाम दिया था, और अकबर ने इनको लास्ट में नाम दिया था मियाँ, ठीक है। मियाँ करके इनको नाम दिया था, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और अकबर, औरंगजेब को, ठीक है। चलिए, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।